हेलो बच्चों, तो जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, आज का टाइटल है कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। पुरानी कहानियों में हम एक्स वाई की चर्चा करते आए हैं, लेकिन दुनिया में हम ही नहीं है, हमारे सिवा भी कुछ और है और उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एक्स वाई ही नहीं है, और भी लिंग निर्धारण के तरीके हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है आज का जो लेक्चर है वो L9 है, जैसा कि आपको पता है। चैप्टर फ्लो जो है वो कुछ इस तरह का है। आनुवंशिकी, विज्ञान, मेंडल के प्रयोग और अपूर्ण वंशागति, ये सारी कहानियां हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ अलग प्रकार के लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट कैसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं इस बायोलॉजिकल लाइफ में, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले लिंग निर्धारण है क्या, इसकी परिभाषा देखनी है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जीवों में नर व मादा के रूप में निर्धारण लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, कि कैसे हम कर सकते हैं, कोई भी नर है या मादा है, इसका निर्धारण करना क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण का पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल व क्रोमोसोमल दोनों प्रकार का हो सकता है। अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं वो क्रोमोसोमल ही पढ़ते आए हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। अब आप बोलेंगे पर्यावरण का कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्या गर्मी होगी तो नर पैदा होगा या बारिश होगी तो मादा? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यावरण का इफेक्ट है कि जब आप इंसेक्ट्स पढ़ेंगे यानी कीड़े मकोड़े पढ़ेंगे, जब ऑर्थोपोडा के मेंबर को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे जब फ्यूचर में, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पर्यावरण के हिसाब से अपना सेक्स डिफाइन कर लेते हैं। मतलब कि वही जो अभी मैंने कहा कि अगर उन्हें एनवायरनमेंट में अच्छा खाना पीना मिला, कोई एक पर्टिकुलर रासायनिक मिला, तो वो क्या हो जाते हैं, नर में बदल जाते हैं। और अगर उन्हें वो पर्टिकुलर चीज नहीं मिली तो वो मादा रह जाती है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन उसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मधुमक्खियों में सुना होगा आपने कहानियां कि मधुमक्खी में ऐसी मधुमक्खी जिसको जो वो वर्कर मधुमक्खी है वो हनी एक स्पेशल रॉयल जेली खिलाती है तो वो क्वीन में बदल जाती है। सुना है ना लोअर क्लासेस में। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन पूरा सही नहीं है। हाँ, वो सही है, रॉयल जेली खिलाई जाती है उसको, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि रॉयल जेली खिलाने की वजह से वो क्वीन बन जाती है। ठीक है, और इसमें कुछ केमिकल्स का भी सहयोग होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल। हालांकि 20 को हम पढ़ेंगे अभी। तो एक है क्रोमोसोमल और एक है एनवायरमेंटल। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझेंगे जिसको आप ध्यान से सुन लेंगे तो बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है वो चीज? वो चीज ये है कि लिंग निर्धारण दो तरीकों से होता है। क्योंकि ये वर्ड आने वाला है इसलिए मैं आपको पहले ही इस शब्द के बारे में बता देती हूँ। लिंग निर्धारण लाइफ में, बायोलॉजिकल लाइफ में लिंग निर्धारण दो तरीके का होता है, या लिंग का निर्धारण दो प्रकारों से होता है। पहला, ऐसा नर या मादा, एक तो होता है नर जिसको हम क्या कहते हैं, मेल, और एक होती है फीमेल यानी कि मादा। अब ये लिंग निर्धारण में मेल जो है, या तो मेल कैसा हो, विषम युग्मनजी हो, या फिर दूसरी कंडीशन है कि मादा विषम युग्मजी हो। समझना इस बात को, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। देखो, विषम युग्मजी को हम बोलते हैं हेटेरोगैमेटी। क्योंकि मेल की बात हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी, यानी कि नर विषम युग्मजी या नर विषम युग्मता भी कहते हैं। ठीक है, विषम युग्मता कर देते हैं इसको, ज्यादा सही वर्ड जो है युग्मता, और इसको भी क्या कर देते हैं, विषम युग्मता कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे, फीमेल हेटेरोगेमी, गैमिटी भी बोलते हैं, मादा विषम युग्मता।
क्या कहानी है ये? देखो, दो तरह के हमने, अगर हम बात करें कि गुणसूत्र जो है वो ज्यादातर किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं, और हर एक गुणसूत्र पे दो टाइप के क्या होते हैं? एलील होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो हम उस एलील की बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लो ये गुणसूत्र है और इसके दो एलील है, मतलब एक ये एलील और एक ये एलील, अगर दोनों पर इस पे मान लो X है और इस पे मान लो T है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। और जब हमने मेंडल की शब्दावली पढ़ी थी तो कहा था कि जब दोनों एलील अलग अलग होते हैं तो हम उसे विषम युग्मजी क्रोमोसोम कहते हैं। बस यहीं से ये बात आई कि ये विषम युग्मता क्या है, किसके कॉन्सेप्ट में बोलनी है, पर अब ये मेल के कॉन्सेप्ट में बोलनी है कि अगर मेल के दोनों किसी गुणसूत्र पे, किस गुणसूत्र पे, यहाँ पे जनरली हम किस गुणसूत्र की बात करेंगे? लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे, लिंग क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑटोसोमल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ह्यूमंस में ऑटोसोमल भी होते हैं। तो अगर लिंग गुणसूत्र पे दोनों एलील एक जैसे हो तो उसे सम बोल देंगे, और दोनों अलग हो तो उसे क्या बोल देंगे? विषम। तो अगर नर के लिंग गुणसूत्र पे दोनों एलील अलग अलग होते हैं तो हम उसे नर विषम युग्मता या मेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं, ठीक है? ऐसी ही कहानी इधर। अगर फीमेल के लिंग गुणसूत्र पे यानी मादा गुणसूत्र पे अगर दोनों ही क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम के दोनों एलील अलग अलग हो तो उसे हम फीमेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब मेल हेटेरोगैमेटी के हम दो प्रकार देखेंगे इस चैप्टर में। एक तो हम देखेंगे XO वाला प्रकार, और दूसरा हम देखेंगे XY वाला प्रकार, जो कि होता है, जो कि हमने पढ़ा है, जो हम में होता है ह्यूमंस में। ये आपने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ना है। तो ये दो पढ़ने हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटी का एक ही प्रकार है जो कि है ZW। अब आपको दिख रहा होगा, देखो इसका एक Z है और एक W है, दोनों एलील अलग अलग है, तो विषम युग्म की हो गया फीमेल हेटेरोगैमेटी। यहाँ पे एक X है और एक 0 है, ये 0 है, ठीक है? ये O नहीं है, 0 मतलब नहीं, इसमें होता ही नहीं है, अभी बताएंगे इसको। और एक X है और एक Y है, दोनों अलग अलग है। तो ये तीन टाइप की हमें क्या पढ़ना है? लिंग निर्धारण पढ़ना है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मेल यानी कि नर विषम युग्मता लिंग निर्धारण बताओ, आप उधर कंफ्यूज, ये नई बला क्या दे दी है, हमने तो सारा लिंग निर्धारण पढ़ा है, लेकिन वही घुमाने का तरीका, ठीक है? इसीलिए आपको बताया, ये वर्ड अभी आएगा आगे बार बार। चलिए अब पढ़ते हैं पहला वाला XO या और XX प्रकार का लिंग निर्धारण। क्या है कहानी इसमें? कहानी यह है कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादाओं में लिंग क्रोमोसोम XX होता है। मतलब मादा कैसी है? समयुग्मजी है, मतलब एक एलील X है, दूसरा भी X है, दोनों सेम है गुणसूत्र पे, ठीक है? एक एलील पे ये गुणसूत्र है सेक्स गुणसूत्र, दोनों पे क्या है? XX है, तो कैसी हो गई है? सम युग्मनजी। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ये वाला टाइप किस में है? विषम, नर विषम युग्मता में दो टाइप है और फीमेल वाली तो एक ही है। तो पहले हम नर विषम युग्मता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके दो टाइप पढ़ेंगे, उसमें पहला ये है, ठीक है? तथा यह केवल एक प्रकार के अंडे उत्पन्न करती है। मतलब इससे जो गैमेट बनेंगे, मतलब जो अंडे बनेंगे, उसमें क्या होगा? X ही होगा, और दूसरे में भी क्या होगा? X ही होगा। अगर ये दोनों अलग अलग जाएंगे, दो अंडे अगर इसने बनाए हैं तो दोनों कैसे होंगे? XX ही होंगे, तो एक प्रकार के ही हुए ना एक तरह से। नरों में केवल एक लिंग क्रोमोसोम होता है। क्या कहानी है ये? कि क्रोमोसोम ही एक है, समझे आप? अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं, इसलिए 0 लिखा हुआ है। अंत यह XO कहलाते हैं तथा दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। इसमें दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, XO, तो एक से तो X वाला बनेगा और एक से खाली 0 वाला, तो दो प्रकार के बने, इसमें तो एक प्रकार के ही बन रहे हैं। ये कह रहा है
शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम होता है तथा आधे एक्स क्रोमोसोम रहित होते हैं। ठीक है, अनेक कीट जैसे कॉकरोच, टिड्डा, बग्स और गोलकृमियों जो हैं वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे बनाए हुए भी टिड्डा पिड्डा है ना। चलो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं टिड्डे का। आपको फोटोग्राफ बताया है ना, सब में होता है, गोलकृमि में भी है, टिड्डा में भी है, बहुत सारे कीटों में भी है। कीट में वेरिएशंस भी है। अब बोला कीट तो ये नहीं कि सभी कीटों में, बहुत सारे कीटों में। ठीक है, अब टिड्डे का एग्जाम्पल लेते हैं हम। टिड्डे में क्या होते हैं, मान लो ये है हमारा नर टिड्डा और ये है हमारी प्यारी मादा। मादा में जो गुणसूत्र है, हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो ग्रास ओपर है या टिड्डे, इसकी भी स्पीशीज के हिसाब से गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। हम मान लेते हैं कि मान लो इसमें 10 जोड़े गुणसूत्र है, जोड़े बोला मैंने, ठीक है, मैंने पैर में है। तो मादा के पास कितने होंगे, 10 जोड़े होंगे, यानी 20 गुणसूत्र। 10 जोड़े मतलब गुणसूत्र 20, तो 10 जोड़े होंगे, तो उसमें से 9 जोड़े तो कैसे होंगे, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्या होते हैं, सब में होते हैं ऑटोसोमल। जिसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उनमें सिर्फ एक ही पेयर तो होता है जो सेक्स को निर्धारण करता है। जैसे हम में होता है, हमें 23 जोड़े, 22 तो ऑटोसोमल है जो किसी सेक्स का निर्धारण नहीं करते। एक जो अकेला जोड़ा होता है जो कि एक्स या वाई जो भी होगा वही तो निर्धारित करता है कि फीमेल बनेगी या मेल। तो 9 जोड़े तो इसमें भी ऑटोसोमल है और 9 जोड़े इसमें भी ऑटोसोमल है। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। बचा हुआ एक जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं जिसको। इसमें तो एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र। भाई 10 है, 10 में से 9 ऑटोसोमल है और एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसका एक जोड़ा क्या होगा, एक जोड़ा मतलब एक एक्स और एक वाई, ये 2 होंगे। ठीक है, इसमें से 2 प्रकार के क्या बनेंगे, एक एक्स बनेगा और एक वाई बनेगा। ठीक है, इधर एक जोड़ा नहीं होता, इसमें सिर्फ गुणसूत्र ही एक होता है, मतलब ओनली सिर्फ एक गुणसूत्र, जोड़ा नहीं है इसमें। 10वां जोड़ा पूरा के पूरा नहीं है, मतलब इसमें एक जोड़ा है ना, एक ये 2 गुणसूत्र का जोड़ा बनता है। तो ये 2 है, इसके पास सिर्फ एक ही गुणसूत्र है, जोड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, एक में तो एक्स है, दूसरा तो जोड़ा ही नहीं है, मतलब खाली है। इसकी कोशिका में यहाँ पे जैसे अगर मैं बनाऊं तो सिर्फ एक्स है, दूसरा है ही नहीं, इसके दोनों है। अब नहीं है तो हमें कोई सिंबल प्रदर्शित करना पड़ता है, तो हम वो क्या कर देते हैं, 0। इसलिए इसको ओ ना बोले, ये 0 है। तो एक एक्स होगा और एक में बिल्कुल नहीं होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, 0। तो एक तो इसका खाली है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स और इधर डैश खाली, इसके पास एक क्रोमोसोम है ही नहीं, बेचारा नर है ना, एक गायब है। अब सोचो जरा, नर और मादा में जब झगड़ा होता होगा ग्रास ऊपर में, जैसे हमारे दुनिया में होता है, जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, तो ये जो मादा है वो नर को क्या बोलती है, चल हट, कम बोला कर, तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं मैं, तेरे पास तो एक क्रोमोसोम है ही नहीं, एक कम है तेरे पास, देख मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। ऐसे बोलती होगी जब झगड़ा होता होगा, है ना, दादागिरी दिखाती होगी। तो इसके पास एक है ही नहीं। अब आप बोलोगे फिर बच्चे कैसा पैदा होंगे, बताती हूँ। तो इसके पास क्या है, एक खाली है। अब इसके टेबल बना लेते हैं, वही पुन्नेट टेबल बना लेते हैं इसकी। देखो जब क्या हुआ, इनमें जनन हुआ, निषेचन हुआ, भाई पुन्नेट टेबल सीखी है, कहीं तो यूज करेंगे ना। इधर फीमेल वाले बना लेते हैं। फीमेल का क्या है, एक एक्स है, दूसरा भी एक्स है। इसके पास तो इसका गोला थोड़ा छोटा कर दो,
इसके पास एक x है और एक 0 है, मतलब है ही नहीं। अब मिलाओ, ये तो हो गया हमारा मेल और ये हो गई हमारी फीमेल। x से x मिला तो क्या बना, x x, फिर इस x से x मिला तो x x, इस 0 से x मिला तो x 0 और इस 0 से x मिला तो x 0। क्या क्या बने, ये तो बनी मादा ग्रास ऊपर, है ना, मम्मी ग्रास ऊपर, और ये भी मम्मी टिड्डा, और ये पापा टिड्डा, और ये भी पापा टिड्डा। वैसे तो बेबी है ये, है ना, बेबी ग्रास ऊपर फीमेल वाली, और बॉय ग्रास ऊपर, क्योंकि 0 वाला कौन बनता है, नर बनता है ना, 0 किस में है, नर में है, तो ये वाले तो नर बनेंगे और ये मादा। बात समझ में आई। तो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कुछ इस तरह का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या टिड्डे में 10 जोड़ी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए कि 10 होंगे तो उसमें से 9 तो दोनों में होंगे, 10वें में गड़बड़ रहेगी। 20 होंगे तो 19 तो इसमें होंगे, 19 इसमें होंगे, लेकिन जो 20वां होगा उसमें 20वें में इसमें तो 2 होंगे और इसमें एक गायब होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं X0 XX लिंग निर्धारण, मतलब जिसमें एक गुणसूत्र कम आएगा वो तो क्या बन जाएंगे, नर, और जिसमें दोनों गुणसूत्र आएंगे, चाहे वो सेम हो चाहे असेम हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसको क्या बोल देंगे, मादा। तो इस तरह से किसमें होता है, टिड्डे में, कुछ कीटों में, और मुर्गी वगैरह में भी होता है हैन, है ना, ठीक है, इनमें होता है। चलिए दूसरे टाइप का जो सर्वथा व्यथित है कि XX और XY वाला, जो हम में ह्यूमंस में होता है और किस में होता है, अभी अभी थोड़े दिन पहले किसी की कहानी पढ़ के आए हैं हम, जरा याद करो किस में होगा। चलो तब तक मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, कमेंट में टाइप करो किसकी कहानियां पढ़ी है, अभी थोड़े दिन मिले, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी है शायद, उसमें भी XX और XY वहां पे हमने लिखा भी है ये चीज। तो ये जो है इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में मिलता है और भी कुछ एनिमल्स में मिलता है, अभी बताएंगे। अनेक कीट, नाम ही आ गया, खैर अब तो पता चल ही गया होगा, ड्रोसोफिला, जिसकी कहानियां हम पढ़ के आए हैं। तो मानवों और ड्रोसोफिला और अनेक कीट, देखो कीट उसमें भी है, ड्रोसोफिला भी एक कीट है और ग्रास ओपर यानी टिड्डा भी एक कीट ही है, लेकिन कुछ में ऐसा मिलेगा कुछ में वैसा। मनुष्य में सभी स्तनियों में मादाओं में 2 समान लिंग क्रोमोसोम होते हैं। सभी स्तनी मतलब जितने भी स्तनीय, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, है ना, शेर, सब कुछ, क्योंकि सभी स्तनी बोल दिया, मनुष्य ही नहीं सारे, सब में क्या होगा, नर में असमान होगा, क्योंकि हम विषम युग्म की नर वाले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, 2 टाइप में, दूसरा वाला ये हो गया। XY जिन्हें XX और XY कहा जाता है, ठीक है, क्या होगा इसमें, क्रोमोसोम जो होंगे वो असमान होंगे, कैसे वाले, XY वाले, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, XX XY वाला कहा जाता है। इसके डिटेल में पढ़ ले थोड़ा, वैसे तो सिंपल है, आपने पढ़ा है, ये है हमारा नर, स्माइल करता हुआ, बड़ा खुश है आज। ये है हमारी मादा, ये भी खुश है, निषेचन होने वाला है मेरा। दो चोटियां बना दूं क्या इसकी, नहीं रहने दो, आप बोलोगे ज्यादा, ठीक है। नर, ये तो हो गया नर, और ये मादा। आपको पता है अगर हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 46 तो होते हैं, जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े, जिसमें से 22 तो ऑटोसोमल होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोमल। कई बच्चे बोल रहे होंगे ये ऑटोसोमल क्या होता है, भाई पढ़ के आए हुए हो 10th में 9th में। ऑटोसोमल ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण में काम नहीं होते, बाकी लक्षणों को निर्धारित करते। हालांकि लिंग गुणसूत्र पे भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, है ना, अभी डिजीज भी पढ़ने वाले हो, ऑटोसोमल डिजीज और सेक्स डिटरमाइंड डिजीज जो होती है, या सेक्स लिंक्ड डिजीज जो होती है, तो इसमें भी 22 होंगे, 22 जोड़े तो कैसे होंगे, ऑटोसोमल। नर कैसा होगा, जो अकेला एक जो गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र, एक होगा, वो कैसा होगा, एक तो X होगा और एक Y,
है ना, इस पे दोनों है, एक एब्सेंट नहीं है, उसमें क्या था, एक की एब्सेंट लगी हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, 23वां जो होगा वो कैसा होगा, एक्स एक्स, 23वां, ये भी 23वां है। ठीक है, इसके क्या दो गैमेट बनेंगे, इसके दो गैमेट बनेंगे, एक तो x और दूसरा भी x। इसके दो गैमेट क्या बनेंगे, x और y। ठीक है, जब इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, टेबल बना लो। इधर मेल ले लो एक्स वाई, हालांकि ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये भी एक्स एक्स, एक्स से एक्स मिला तो एक्स एक्स, फिर एक्स से एक्स मिला तो एक्स एक्स, एक्स से वाई मिला तो एक्स वाई, एक्स से वाई मिला तो एक्स वाई। ये दोनों तो क्या बन गए, बॉय, और ये दोनों क्या बन गई, गर्ल। तो लिंग निर्धारण में कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मेल दे रहा है, मतलब नर दे रहा है। तो आजकल जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि समाज जो है वो गाँव वगैरह में जिनको एजुकेशन नहीं मिली है वो सोचते हैं कि मादा ये तो औरत ही ऐसी है, इसने हमें एक भी बच्चा नहीं दिया। तो औरत की गलती नहीं है भाई, उसके पास तो है ही दोनों सेम, उसने तो समानता का भाव रखा हुआ है, एक्स ही दे रही है। गलती तो स्पर्म की है कि वो एक्स वाला आया है या वाई वाला, उसने कौन सी मादा, एक्स मादा के एक्स से कौन सा संयोजित हुआ है, एक्स वाला हुआ है या वाई। तो ये जो मिथ्या बातें हैं यानी अंधविश्वास है कि लड़का या लड़की होने में जो है वो औरत का दोष होता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यहाँ से ये बात भी हमने समझी हुई है पहले। तो लिंग निर्धारण में क्या होगा, मेल का जो 23वां गुणसूत्र है उसमें जहां पे वाई आता है वो बॉय बनेगा और जहां पे एक्स आएगा वहां पे गर्ल बनेगी। तो एक ये प्रकार का क्या हो गया, लिंग निर्धारण हो गया। चलिए लास्ट वाला जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है ZY और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, अभी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पक्षियों में कुछ सरीसृपों में, पक्षियों व कुछ सरीसृपों में मतलब कुछ बर्ड्स में और कुछ सरीसृप यानी कि नर व मादा दोनों में सेक्सेस यानी कि लिंगों में 2 लिंग क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें मादा विषम युग्म की होती है। ठीक है, जो दूसरा वाला हमने पार्ट बताया था जिसमें फीमेल गैमेटोफिटी या फीमेल हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल है ये, हमने उसको टेबल में पहले पढ़ लिया है। यह मादा विषम युग्मता यानी कि फीमेल हेटेरोगैमेटी का उदाहरण है, यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रहे। पक्षियों में मादा के लिंग क्रोमोसोम Z व W होते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, XX नहीं होता ना XY होता है, ZW होता है अलग ही कोई। नरों के लिंग क्रोमोसोम में ZZ होता है। देखो नर यहाँ पे समयुग्म की है, जनरली हम ह्यूमंस में XX किसके पास होता है, मादा समयुग्मजी होती है, यहाँ पे नर समयुग्मजी है ZZ और मादा विषम युग्मजी है Z और W से लेकर। ठीक है, चलो क्या कहानी है इसको पढ़ो। एग्जाम्पल लिया है मैंने पिकॉक और पीहन का। शायद आपको पता हो ना हो कि आप जिस खूबसूरत मोर पे फिदा है जो बारिशों में नाचता है तो आप खुश हो जाते हैं, वो एक नर है यानी कि नर मोर है, मोर ही कहते हैं वैसे, है ना। और ये जो बदसूरत सी आपको दिख रही है ये है मादा। जनरली जब मुझे सबसे पहले पता चला था, क्योंकि हम मोर करते हैं, हमें क्या ये तो पता है हमें एक मोर होता है एक मोरनी होता है, लेकिन हम इसको खूबसूरत देखकर हम यही समझते हैं ये मोरनी है और ये मोर है, लेकिन उल्टा है, यहाँ पे मोर ज्यादा खूबसूरत है। और अगर आप नेचर में देखेंगे तो आपको मेल ही ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। ये तो हम ह्यूमंस है ना, ये 2 पैरों वाले जानवर जो इन्होंने बनाया, हमारे क्या लड़कियां मेकअप करेंगे और सुंदर दिखना है मुझे, आज लड़के वाले आ रहे हैं मुझे एक्स्ट्रा मेकअप करना है। ये कहानियां जो है ये मेल में चलती है। आप नेचर में देखो कौन खूबसूरत है, कौन हैंडसम है, नर मेल खूबसूरत है। शेर और शेरनी में कौन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, शेर, उसके ऐसे बड़े बड़े बाल होते हैं, शेरनी तो ऐसी मतलब उस पर स्पॉट्स भी नहीं होते हैं, प्लेन कलर की होती है अगर आपको ध्यान हो तो। और गब्बर शेर को देखो, क्या उसका लुक है ना, डैशिंग। इसी तरह आप नाग नागिन को देख लो, कौन खूबसूरत होता है, नाग खूबसूरत होता है, उसके यहाँ निशान बना होता है ना, अट्रैक्टिव। अगर आप नागिन को देखेंगे, पता नहीं आपने देखी है नहीं, मैंने देखी है, प्लेन होती है बिल्कुल, कुछ भी नहीं, कोई डिजाइन विजाइन नहीं, नॉर्मल सांप जैसी,
है ना, अट्रैक्टिव भी नहीं होती और छोटी भी होती है। और देखना चाहे पिकॉक मतलब वो मुर्गा मुर्गी, कौन अच्छा होता है? मुर्गे के ऊपर ऐसी कलगी लगी होती है, हाय सुंदर सा मुर्गा मेरा हैंडसम, और मुर्गी होती है सिंपल सीधी। और ये तो देख ही रहे हैं, देखो इसको। तो ये जो मेकअप करने की प्रथा है कि लड़कियों को खूबसूरत दिखना है, ये जो रॉन्ग नंबर है, वो पीके वाला रॉन्ग नंबर, ये हमने ही चला रखा है। नेचर ने तो आदमियों को खूबसूरत बनाया है। क्यों, आप पूछेंगे क्यों आदमियों को खूबसूरत बनाया है? भाई क्योंकि प्रकृति ने जनन करने की क्षमता मतलब बच्चा देने की क्षमता तो मादा को दे रखी है। अगर नर को चाहिए कि उसकी पीढ़ी आगे बढ़े तो उसको झक मार के मादा के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि मादा, आपने देखा ना वहां पे जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, अंडा तो कहाँ आकर बैठ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आकर बैठ जाता है, इंतजार करता है आने दो नर को। सारी मेहनत तो किसको करनी होती है? स्पर्म को। खूबसूरत कौन होता है? चलनशील नर होता है, स्पर्म होता है। मादा वो अंडा तो बदसूरत सा ऐसा गोल सा होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, है ना। खूबसूरत हैंडसम किसको बनाया था हमने? नर को बनाया था। तो प्रकृति ने नर को ही खूबसूरत बनाया है। ये सारी अफवाहें जो हैं कि हमें मेकअप करना है, खूबसूरत दिखना है, रिझाना है, ये सब हमने फैला रखी है ना। पीके वाला जो रॉन्ग नंबर है ना, ये हमने ही क्या किया है? शुरू किया है, नेचर ने नहीं शुरू किया। तो मस्त आपको आज ये चीज़ जानने को मिली होगी कि नेचर में नर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और हैंडसम होते हैं मादाओं के कंपैरिजन में, ठीक है। शायद आपने कभी इस बात पे गौर नहीं किया हो, क्योंकि क्या है, साइंस का काम जो है वो सिर्फ पढ़ाना, रटना और एग्जाम देना नहीं है, आपको अंधविश्वासों से बाहर भी निकालना है। तो ऐसा मत सोचो फलाना लड़कियों को क्यों खूबसूरत होना है, क्या जरूरत है, उसके बाद भाई पावर है जनन करने की। अपने आप जो नर है वो कोशिश करेगा रिझाने की फीमेल्स को, है ना, ठीक है। तो ये इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि इसको रिझाना होता है। फीमेल तो देखती भी नहीं है, देखो अभी भी मुंह फेर के खड़ी है, ये बेचारा इसको देख रहा है और ये उधर कहीं देख रही है। बहुत बेइंसाफी, बहुत ही ज़्यादा। हर जगह जो है वो गलत कर रखा है। उधर देखो तो एग एक, स्पर्म करोड़ों, है ना, इधर भी देख लो। तो क्या है इसमें, पढ़ते हैं कि इसमें जो है नर तो होता है समयुग्मकी, मतलब इसमें दोनों ही जो लिंग गुणसूत्र है, अब मैं डायरेक्ट लिंग गुणसूत्र लिख रही हूँ, ऑटोसोमल वाले नहीं लिख रही। लिंग गुणसूत्र है जो लास्ट वाला होगा, है ना, वो तो कैसा होगा? समयुग्मकी होगा। लेकिन मादा में जो गुणसूत्र है उसमें एक Z होगा और एक W। अब आप बोलेंगे ZW क्यों दिया, XY क्यों नहीं दिया, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, वरना बच्चे फिर उसको भी XY इसको भी XY फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ZZ और ZY। अच्छा, एक कहानी भी आपको सुनानी है, अभी सुनाती हूँ। ये जो X की कहानी है वो भी बतानी है आपको। चलिए एक अभी इंटरेस्टिंग आदमी की कहानी सुनाएंगे आपको। तो इसमें जो दो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक तो Z बनेगा, दूसरा भी Z बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेंगे? Z और W, दो बना दिए। चलो बनाओ, इसके बच्चे पैदा करो। खुद तो कुछ करेगा नहीं, हमें ही इसकी हेल्प करनी पड़ेगी बच्चे पैदा करने में। ये तो दोनों ये तो मुंह फेर के खड़ी हो गई, हम ही पैदा करेंगे इसके बच्चे। चलो, इसका तो बन रहा है Z और W मादा का, और इसका बन रहा है Z Z मिला तो ZZ बना, ZW मिला तो ZW बना, ZZ मिला तो ZZ बना, ZW मिला तो ZW बना। मतलब ये तो क्या बना, ये नर बना, उल्टा हो गया XX से, और ये मादा, ये नर और ये मादा, है ना। तो मोर मम्मी और मोर पापा ने मिलके बच्चे पैदा करे, ऐसे वाले, है ना। अब यहाँ पे देखो, आप कह सकते हो जो प्रथा इनको अपनानी चाहिए वो हमने अपना रखी है। कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में औरतों को दोष दिया जाता है, यहाँ पे आप मादा को दोष दे सकते हैं, क्योंकि भाई W इसके पास है, क्योंकि ये W जाएगा वही मादा बनेगी। इसके पास तो दोनों सेम है, जैसा हमारे फीमेल के केस में हो रहा था, मनुष्य में। ये तो भाई हर हिसाब से ZZ ही है। नर व मादा बनाना किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है? मादा की जिम्मेदारी है, मम्मी की है, क्योंकि ये W जिसमें देगी वही मादा बनेगी। अब इसके ऊपर डिपेंड है, इसकी सारी गलती है कि ये Z देती है या W। तो इसको पिकॉक झगड़ा हो तो पिकॉक इसको कह सकता है
चल हट मोरनी, जब से आई है तब से मोरनियां पैदा करती जा रही है, हमें मोर कब देगी। ये ऐसे ताने मार सकते हैं एक दूसरे को, इंसान नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये कहानी है इन दोनों की। अब जो इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये तो नॉर्मल डिटर्मिनेशन हो गया जो हमने 3 टाइप का पढ़ा। एक और डिटर्मिनेशन जो कि बायो है, तो बायो की कहानी में अपवाद तो होंगे ही। तो अपवाद की कहानी में हम एक कहानी लेके आए हैं, वो है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। ये नए टाइप का लिंग निर्धारण, मैंने कहा था ना XY ही नहीं है, तो 2 तो नए और एक ये तीसरा नया और, जिसके बारे में आपने पढ़ा जरूर है लेकिन आपको पता नहीं है। तो ये है हैप्लॉइड डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, ये अलग से है। इसका क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन या अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण को समझाइए, या इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के लिंग निर्धारण को समझाइए। तो पढ़ ले फिर इसको समझेंगे। क्या होता है मधुमक्खी में? मधुमक्खी नए प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करती है। इसमें नरों में क्रोमोसोम की संख्या अगुणित होती है, ठीक है। कैसे होते हैं? नर हैप्लॉइड होते हैं, मतलब N होते हैं। हम में जनरली ऐसा नहीं होता। मादा भी, मतलब मनुष्यों में और जितने भी मैमल्स हैं उनमें मादा भी द्विगुणित होती है। प्लांट में भी हमने पढ़ा, प्लांट रिप्रोडक्शन, जब तक वही गैमेट नहीं बनते तब तक मादा भी द्विगुणित होती है और नर भी द्विगुणित होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नर अगुणित होता है और मादा द्विगुणित होती है। कहानी अलग है, इसलिए इसका नाम हैप्लॉइड डिप्लॉइड दिया है। नर हैप्लॉइड है और मादा डिप्लॉइड है। अब आप बोलेंगे बच्चे कैसे पैदा होंगे, कब बताते हैं सब। अंत लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम सेट की संख्या पर निर्भर करता है ना। यहाँ पे XY निर्धारित नहीं करेंगे या Z निर्धारित नहीं करेगा, यहाँ पे संख्या निर्धारित करेगी कि किसमें कितने क्रोमोसोम है, किसमें कितने क्रोमोसोम है। अगर अगुणित क्रोमोसोम है, अगर N है संख्या में तो नर बनेगा, और अगर 2N है तो मादा बनेगी। ये निर्धारण कौन करता है? इस टाइप का निर्धारण। यहाँ पे XY से या क्रोमोसोम कौन से टाइप का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी संख्या से फर्क पड़ता है, इसीलिए स्पेशल है। तो ये भी पूछा सकता है कि ऐसे लिंग निर्धारण को समझाइए जिसमें लिंग निर्धारण गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल है इसका बीज। बीज का आपको पता है मधुमक्खी, 3 तरह की बीज जो है वो जनरली प्रकृति में पाई जाती है। एक तो होती है हमारी क्वीन, द क्वीन। एक होता है हमारा नर जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, और एक होते हैं वर्कर, वर्कर, और एक कर्मचारी, कर्मचारी मधुमक्खी है ना, जिसको हम बोलते हैं वर्कर। मजदूर भी कई जगह इसको लिखा हुआ है, मजदूर, लेबर टाइप की होती है ये, है ना। हालांकि देखो नेचर है ना बहुत गजब की है। ये इसको क्वीन कह रहे हैं लेकिन ये नाम भर की क्वीन है, कुछ काम नहीं है इसका, सिर्फ एक काम है, फिर इसको मार दिया जाता है, ये अपने आप मर जाती है। एक ही काम के लिए इसको क्वीन बना रखा है, बच्चे पैदा करने के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। नर जो है वो भी इसी कैटेगरी का है बेचारा, मतलब दोनों को नर और किंग कह रहे हैं लेकिन औकात कुछ नहीं है इनकी। सारा जो छत्ते की जिम्मेदारी है ना वो इन्होंने ले रखी है अपने सर पे, सारा राज जो है छत्ते पर वो इनका चलता है। ये क्वीन और क्वीन तो सब वहम है ना, क्या बोलते हैं, मिथ्या सच है, सिर्फ ऐसी कहानियां हैं कि ये क्वीन है कुछ नहीं क्वीन में। अभी बताती हूँ क्या कहानी है। चलो तो इनको पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा कि मादाएं जो है वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी। तो नर तो होता है N यानी अगुणित होता है, मादा द्विगुणित होती है, और वर्कर जो होते हैं, ये वर्कर की बात कर रहे हैं, ये भी मादाएं होती हैं क्योंकि ये 2N है। ये मादाएं होती हैं इसलिए 2N नहीं है, क्योंकि ये 2N है इसीलिए ये मादाएं हैं, ठीक है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि ये संख्या पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खी के अगर गुणसूत्र की बात करें तो मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 2N में 32 होंगे, है ना, 2N की बात करें, 32 गुणसूत्र। इसमें 32 है तो ये N है अगुणित, तो इसके आधे। अगर 16 किसी में मिलेंगे, अगर 16 गुणसूत्र है तो वो नर है, 32 है तो मादा है, और 32 ही हैं तो
वर्कर हैं। तो आप बोलोगे कि ये वर्कर है तो ये क्वीन सेम तो है, तो ये क्वीन कैसे बनी? तो मैंने आपको जो शुरू में कहानी सुनाई थी कि हमने जो कहानियां सुनी हुई है कि रॉयल जेली खिलाई जाती है ना। तो रॉयल जेली एक टाइप का क्या है, केमिकल होता है, जो मैंने कहा सारा राज इनका होता है। ये जिसको चाहेंगे उसको रॉयल जेली खिलाएंगे। ये जो मधुमक्खियां होती है ना वर्कर वाली, इन्हीं में से एक क्वीन बनाती है, मतलब ये उसको कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिसकी वजह से वो क्वीन बन जाती है। फिर क्वीन क्या, डोड़ होशियार, एक तो इसको क्वीन बनाया है ये नाम की क्वीन, ये क्या करती है, पूरे छत्ते में एक केमिकल सिक्रीट करती रहती है ना। इस केमिकल की वजह से जब तक ये जिंदा रहती, ये मर जाएगी, अभी मराएंगे इसको भी, इसका हत्या करवाएंगे, अभी मर्डर करवाएंगे नई क्वीन बनाने के लिए। तो जब ये मर जाती है तब वो केमिकल सिक्रीट करना बंद हो जाएगा, क्योंकि यही सिक्रीट कर रही है। ये सिक्रीट कर देती है तो इनको परमिशन मिलती है कि अच्छा नई क्वीन बनानी है, वो तो बुढ़ी चल बसी, तो हम क्या करेंगे, नई क्वीन बनाएंगे। तो ये ऐसी कुछ कहानियां हैं जो इसके अंदर चलती रहती है। तो इसी को पढ़ते हैं हम। ये आ गई हमारी क्वीन और ये आ गए हमारे ड्रोन साहब। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये मधुमक्खी जो होती है, हम हमारी अलग मधुमक्खी बनाएंगे पर्सनल, ये लो, हालांकि गंदी ही बनाएंगे, है ना, गंदी है ना, क्योंकि हमें उसका काम नहीं है। अब क्या करता है ये नर जो है, ये भिन भिन करते मधुमक्खी क्वीन के पीछे घूमता है, बहुत चक्कर काटता है कि हाय मुझे पसंद कर लो। देखो मैंने कहा था ना, नर जो है वो पसंद करता है इसको। तो ये छत्ते के अंदर रहती है, इसका कोई काम नहीं है, दिन भर बस ठूसा ठूसी करना है। बाहर तो निकलती बहुत रेयरली निकलती है, इसका कभी कुछ दम घुटने लग जाता होगा तो निकल जाती होगी, वरना ना। सारा काम कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं, ठीक है। ड्रोन भी कोई खास काम नहीं करते। इनका काम क्या होता है, ये इसके पीछे पीछे लल्लू बच्चू की तरह घूमते रहते हैं कि हाय मेरे से फर्टिलाइजेशन कर लो। फिर जब क्वीन जो है वो जिस नर से मेहरबान हो जाती है, मतलब जो नर उसको पसंद आ जाता है, वो नर है वो इसके ऊपर बैठ जाता है। बैठ के क्या करता है, इसकी जो क्या बोल सकते हैं आप, एग सैक बोल सकते हो, है ना, अंडे की थैली जैसी संरचना होती है, उसमें अपने अंडे डाल देता है। ये मान लो मैंने बना दी अंडे की थैली। क्वीन भी अपने अंडे, तो क्या जब हम नर की बात कर रहे हैं तो मैं शुक्राणु बोल दूं, इजी है ना, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, अपने शुक्राणु यहाँ पे ट्रांसफर करके उड़ लेता है और फिर ये तो मर जाता है। जैसे इसने अंडे दिए, इसका काम खत्म, राम राम सत्य, ठीक है। और भी ड्रोन होंगे, वही दिन भर वो लल्लू पच्चू किया करते हैं इसके पीछे कि हमें भी फर्टिलाइजेशन करने दो। इसके अंडे भी रहते हैं साथ में, इसने भी तो अंडे दिए हैं भाई, ये तो स्पर्म है नर वाले, मादा के खुद के अंडे हैं। अब ये क्या करती है, मादा जो है, मादा की आंख बना देते हैं, चलो पहले तो मादा जो है धीरे धीरे क्या करती है, एक एक जो है, ये हालांकि एक ही पाउच में रहते हैं, है ना, पाउच एक ही है इनका, वही अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो मादा क्या करती है, हर एक अंडे से एक नर वाले अंडे को मिला देती है। अब ये क्या है, ये 16 है, आपको बता दिया ये कैसे है, अगुणित है, इसके 16। तो इसके जो अंडे बनेंगे, ये तो मादा कैसी है, 2n है, हमने कहा 32 है। तो पहले मादा को क्या करना पड़ेगा, पहले मादा को अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा इसको, और ये अपने अंडे बनाएगी। ये वाले अंडे जो है वो कैसे हैं, अब n है 16। इसमें मियोसिस नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 16 है, इसको कोई मेहनत नहीं करनी, ये तो n ही है। अब ये क्या करेगी, एक एक अंडे को लेगी और इसने जो अंडे यहाँ पे अपने रख दिए, मतलब स्पर्म रख दिए, उससे मिलाएगी। तो इसका अब मैं मादा बना दूं ऐसे, ये मादा के 16 और नर का 16 मैं ऐसे बना रही हूँ, है ना, सिंबल ही चेंज कर देते ताकि झंझट ही खत्म। भाई कुछ सीखा है तो उसका प्रयोग करें। ये लो, इसके 16 अगुणित अगुणित हो गए, ये भी अगुणित ये भी अगुणित, दोनों मिले नया अंडा बना। वो कैसा होगा, 2n, मतलब 16 और 16 32। तो ये सारी क्या है, ये सारी वर्कर्स बनेंगी, मादाएं, क्योंकि वर्कर्स मादाएं होती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें 32 गुणसूत्र है और 16 वाला तो नर ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि भाई इससे तो सब मादाएं बन रही है इन दोनों के मिलने से, तो नर कब बनेगा।
तो उसकी कहानी यहाँ पे छुपी हुई है कि नर जब इसके ऊपर बैठता है तो लिमिटेड अंडे देता होगा, मतलब स्पर्म देता होगा। जब ये लिमिटेड, और इसका तो काम क्या है भाई, ये तो मशीन है, मैंने आपको बोला ये नाम की क्वीन है, कोई इसका कोई राज नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक मशीन है अंडे पैदा करने की। तो ये तो इसका तो दिन भर काम बस दे अंडे दे अंडे दे अंडे, मियोसिस करो अंडे पैदा करो, मियोसिस करो अंडे पैदा करो। तो ये तो करोड़ों की संख्या में अंडे दे रखे हैं इसने। अब क्या होगा कि कुछ अंडे, जैसे मैं 2 तरह के बना, कुछ अंडों ने तो क्या करा, मेल से फर्टिलाइजेशन कर लिया, यहाँ से यहाँ चले गए या दोनों मिक्सिंग हो गई और कर लिया। अब जब मेल के अंडे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आएगा, कितनी बार कितने अंडे दे गया होगा वो, अपने कितने स्पर्म दे गया होगा, लिमिटेड ही दे गया होगा, लेकिन इसका तो काम ही बस अंडे बनाना है। तो जब ये स्पर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर ये सोचती है अच्छा अब अंडे का क्या करूं। तो ये चालाकी, क्या चालाकी कि ये जो बचे हुए अंडे हैं ना, कैसे हैं वो 16 है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए हैं। इन अंडों से वो बिना निषेचन के नर बना लेती है, ड्रोन बना लेती है, और इसी को हम बोलते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोकार्पी, जो हम चैप्टर 2 पादपों में जनन में भी पढ़ के आए हैं। बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। याद आ रहा है कुछ पुराना, ये पुराने में मैंने बताया भी था वहाँ पे कि एनिमल्स में भी होता है, कुछ इंसेक्ट्स में। ये उसका उदाहरण है, इसको नोट कर लो, इस पे कुछ स्पेशल सी डिज़ाइन बना दो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अनिषेक जनन से नर बनते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये तो बस अंडे दे के फ्री। फिर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जब इसके अंडे खत्म हो जाते हैं, भाई इसके भी तो कभी खत्म होंगे, इसके अंडे खत्म हो गए, नर बना दिए इसने, मादाएं बना दी, फिर इसकी मृत्यु का जब समय आता है, मैंने कहा ये क्या करती रहती है ऐसे, वो आजकल जब कोरोना चला था तो लोग शादियों वादियों में वो स्प्रे नहीं कर रहे थे ऐसे ऐसे डाल डाल के, है ना, ये अपने उसमें स्प्रे करती रहती है ताकि दूसरी क्वीन ना बनाई जाए। लोग एक तरह का डर रहता है उस केमिकल की स्मेल से, इन वर्कर्स को डर रहता है कि अच्छा क्वीन जिंदा है, अभी कोई साजिश नहीं चलेगी। जैसे ही क्वीन गई, केमिकल बंद, इनको मिल गया मौका कि अब हम नई क्वीन बनाएंगे। तो इनमें से एक वर्कर, जिनको सारे वर्कर पसंद करेंगे, वही मेजॉरिटी है ना, नारा लगेगा कि इसको क्वीन बनाया जाए, उसको ये क्या करती है, रॉयल जेली खिलाती है, और फिर एक नई मादा, उसके शेप साइज में परिवर्तन हो जाता है और वो क्वीन बन जाती है, और फिर बच्चे पैदा करने की मशीन, है ना। तो ये कहानियां जो है वो चलती रहती है। तो इसी तरह हाँ, एक जो मुझे है आपको हैंकिंग की स्टोरी सुनानी है, जो आप कहीं पढ़ लेंगे। देखो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बातें मैंने अभी करी ना, ये आई कहाँ से, एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग, ये मुर्गों के राजा थे, सही में नहीं थे, सिर्फ याद करने के हिसाब से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया मैंने, मुर्गों के राजा हैंकिंग, ठीक है, नाम ही इनका हैंकिंग था। वैसे ही मैंने वो मोर मोरनी का झगड़ा होता है और वो समझा इसीलिए ताकि आपको कुछ याद रहे, अगली बार आप इसको याद करेंगे तो आपको मेरी ये बातें याद आएगी कि मैम ने बताया था झगड़ा करेगा तो ग्रास ओपर कहेगा, ग्रास ओपर वाली फीमेल कहेगी तेरे तो एक क्रोमोसोम कम है ना, तो ये इसीलिए समझाया। अब ये हैंकिंग थे, ये क्या कर रहे थे, ऐसे ही मजे कर रहे थे, क्रोमोसोम देख रहे थे कीटों के, इनको कुछ टाइम वाइम नहीं था, तो ये सोचे थे चलो आज माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम देखते हैं। जब इन्होंने क्रोमोसोम देखा तो इन्होंने एक क्रोमोसोम में तो दोनों चीजें देखी, मतलब दोनों एक्स देखे। एक दूसरा क्रोमोसोम था जहां पे इन्होंने एक चीज मिसिंग पाई, क्वेश्चन मार्क, मतलब एक क्रोमोसोम, वही जो कहानी जहां से हमने शुरू की थी कि फीमेल वाली में तो 2 क्रोमोसोम थे, जो लिंग क्रोमोसोम था उसमें, लेकिन इसमें एक ही था। तो यहीं से उनका दिमाग जो है वो खराब हुआ और उन्होंने ये बताया कि ये जो X0 कहाँ से आता है, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक जो है गुणसूत्र कम होता है लिंग निर्धारण में, और इसी से वो X0 वाले प्रकार के लिंग निर्धारण की शुरुआत हुई। तो ये आपको बुक में दे रखा है हैंकिंग का नाम, कि लिंग निर्धारण में हैंकिंग का क्या योगदान था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, वो कर रहे थे, अचानक ही उन्हें एक मिसिंग दिखा और उन्होंने आइडिया लगा दिया, ठीक है।
अब एक जो लास्ट चीज है जो मॉर्गन के जब हमने पढ़े थे प्रयोग तब मैंने आपको वैसे बताई थी, पर एक वही फॉर्मल बता देती हूँ कि मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे स्टूटवेंट, मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे स्टूटवेंट, ये मॉर्गन के प्रयोगों पर काम कर रहे थे और एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन के जोड़ों के बीच पुनर्योजन आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी के पैमाने के रूप में प्रयोग कर क्रोमोसोम पर उनकी स्थिति दर्शाने का कार्य किया। मैंने आपसे कहा था कि मॉर्गन ने संलग्नता बताई, उसके बाद उनके एक स्टूडेंट थे स्टूवेंट, ये बताया था मैंने आपको, उन्होंने मॉर्गन के नाम पर एक यूनिट बनाई थी जिसको हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। पढ़ ही लेते हैं चलो इसको पहले। 1% पुनर्योजन आवृत्ति को एक नक्शा इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे मॉर्गन के सम्मान में सेंट मॉर्गन या सेंटीमॉर्गन कहा जाता है। ये देखो शॉर्ट में सीएम ही लिखा है, इसको सेंटीमीटर मत समझे कृपया करके, ये सेंट मॉर्गन है, ठीक है, सेंटी मॉर्गन भी लिखते हैं इसको। तो सेंटी मॉर्गन यूनिट की क्या है ये सेंटी मॉर्गन, मैं समझा देती हूँ। देखो इन्होंने ये कहा, मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने जीन्स का है ना लोकेशन बना दी थी। ये लोकेशन कैसे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जीन की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो जीन की स्थिति का निर्धारण ये सेंटीमॉर्गन यूनिट यानी पुनः संयोजन इकाई के आधार पर किया जाता है। कैसे, मान लो ये एक गुणसूत्र है और यहाँ पे x है और यहाँ पे z है ना, मैंने कहा कि इनके रिकॉम्बिनेशन होने की, रिकॉम्बिनेशन समझ गए ना, पुनर्योजन जो हमने मॉर्गन के प्रैक्टिकल पढ़े थे, प्रयोग पढ़े थे, उसमें हमने बोला था कि एक तो पेरेंटल बनते हैं जनकीय और एक बनते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो अगर इन दोनों के रिकॉम्बिनेशन की चांसेस 1% है तो इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। क्या अगर मैं बोलूं कि दो जीन, एक x है और z है, इनके बीच पुनर्योजन 20% है तो इसकी दूरी बताओ, तो इन दोनों जीन्स के बीच की दूरी बताओ, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 20 सेंटीमॉर्गन। इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, दो जीनों के एक ही क्रोमोसोम, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखें, एक ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर उपस्थित दो जीन्स के बीच की दूरी की इकाई को क्या कहते हैं, सेंटीमॉर्गन कहते हैं। यही बता रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी तो बता रहे हैं। तो वो कैसे पता करते हैं, वो पहले पुनर्योजन पता करेंगे, मतलब हम पहले वो संकरण करवाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि पेरेंटल कितने बन रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट कितने बन रहे हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट 20% बने, इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, 20 सेंटीमॉर्गन है। उसको सेंटीमीटर यूनिट या मीटर नहीं कहते, उसके लिए एक पर्टिकुलर मॉर्गन के नाम पे यूनिट दे दी गई है कि उसकी दूरी क्या होगी, XZ होगी। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, वही एक जो चैप्टर खत्म होगा तो मैं मेंडल और ये जो मॉर्गन है इससे रिलेटेड थोड़े से 1-2 सवाल हैं न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एंड होने के बाद, ठीक है। तो ये ऐसे पता कि इस पे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे क्या डिसाइड करें, तो उसको करेंगे डिस्कस हम और अच्छे से करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो ये सेंटीमॉर्गन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके बीच की दूरी बताते हैं और कैसे बताते हैं, पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेंट के बेस पर बताते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है और लिंग निर्धारण के बाद हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक विकार और वंशावली यानी पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर।